हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज जब मीन दिया हो और दो अज्ञात आवृत्तियां ज्ञात करनी हो ये क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था जिसमें मीन दिया हुआ था और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी। आज हम दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं जब मीन दिया हो और दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, दो आवृत्तियां अज्ञात हो तो उनका मान, उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने है। निम्नलिखित अपूर्ण वितरण की माध्य 1.46 है, अज्ञात आवर्ती की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और ये डिस्क्रीट सीरीज है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो कि x है, और नंबर ऑफ डेज जो कि फ्रिक्वेंसी है। पहले मूल्य की फ्रिक्वेंसी 46 है, दूसरे मूल्य 1 x की फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर 25, 10 और 5, और इन सब का टोटल फ्रिक्वेंसी का टोटल n 200 दिया हुआ है और हमें मीन दिया हुआ है इस सीरीज का 1.46, और हमें ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये ज्ञात करना है। तो जब मीन दिया हो तो दो अज्ञात आवृत्तियां मिसिंग हो तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपके सामने है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। x जो एक्सीडेंट है वो हमारा x है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति जो भी दी है हमें लिख लेते हैं। जैसे 0 की फ्रिक्वेंसी 46 दी हुई है, 1 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 2 की फ्रिक्वेंसी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, 3 की फ्रिक्वेंसी 25, 4 की 10, 5 की 5। तो जो ये दो अज्ञात हैं हम इसको a और b मान लेते हैं। एक की आवृत्ति को a मान लेते हैं, दो की आवृत्ति को b मान लेते हैं और इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आएगा 86 प्लस a प्लस b। इन 6 आवृत्तियों का टोटल मैंने लिखा यहाँ पे, जो कि n होता है। फ्रिक्वेंसियों का टोटल क्या होता है, n कुल मदों की संख्या, वो है 86 प्लस a प्लस b। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है जो n का टोटल है वो 200 दिया हुआ है, प्रश्न में n 200 दिया हुआ है, और इन चार का टोटल ये 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बनते हैं 86। तो 86 प्लस a प्लस b, इन सब 6 का टोटल 200 है, जिसमें से 4 का टोटल 86 है। तो a और b का टोटल कितना होगा, 200 को इसमें से लेस कर देते हैं जैसा कि मैंने यहाँ करके रखा है। तो a और b का जो टोटल है वो बनता है 114। a और b का टोटल कितना, 114। अब a कितना है, b कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम तरीका वही अपनाएंगे जो मीन ज्ञात करने का होता है। तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। अब मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट विधि का यूज करूंगा। तो इसमें से कोई एक एज्यूम कर लेते हैं, दिए गए मूल्यों में से कोई भी एक एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने दो एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन दो ले लिया। तो dx निकालते हैं, dx का मतलब x माइनस ए। तो 0 में से 2 गए -2, 1 में से 2 गए -1, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए प्लस का 1, 4 में से 2 गए 2 और ये 3, ये dx आ गए। अब dx को मैं f से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, तो f dx आ जाएंगे। तो 46 को 2 से गुना किया -2 से, माइनस के 92, ये a है और यहाँ -1 है तो माइनस का a, ये b है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, नील है, तो यहाँ भी 0 आएगा। ये गलती से लिखा गया है, इसको इग्नोर कर दें। b को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आएगा यहाँ पे, ये इग्नोर करें इसको, मैंने गलत लिख दिया वैसे, ये 0 पढ़े इसको आप, 0 या डैश। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, और इन सब का टोटल मैंने किया तो सिग्मा एफ डी एक्स आ गया माइनस के 32 माइनस का ए, क्योंकि माइनस के 60 है और प्लस के 25 है, प्लस के 60 है, 25, 20 और 15 प्लस के हो गए 60। तो प्लस के 60 हो गए और माइनस के 92, तो माइनस के 32 ज़्यादा है, तो माइनस के 32, और इस माइनस ए को कैसे रखेंगे, माइनस का ए, ऐसे लिखेंगे इसको। अब हम मीन का फार्मूला लगाते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन।
तो ये आंसर दिया हुआ है, मीन दिया हुआ क्वेश्चन में। इस जो वितरण का, इस सीरीज का मीन आएगा 1.46। तो जो प्रश्न में दिया मैंने रख दिया यहाँ पे। ए हमने 2 एज्यूम किया है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या है, -32 माइनस ए डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है, एन टोटल 200। ये हमें दिया हुआ प्रश्न में। अब मैं इसको यहाँ ले गया, तो ये 2 को इधर ले गया, तो क्या आ जाएगा 1.46 माइनस 2 हो गया, 1.46 माइनस 2। और ये इधर ये रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया, माइनस के 32 माइनस है बटे 200। तो 1.46 में से 2 घटाए तो माइनस के 54.54, माइनस के 54 बराबर इधर ये रह गया। अब मैं तिरछा गुना कर देता हूँ 200 को माइनस के 54 से गुना करता हूँ, तो 200 को माइनस के 54 से गुना किया तो 108 आ गया। इधर ये है -32 माइनस है, अब इस 32 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो ये क्या है, -108 प्लस 32, इधर माइनस है, तो क्या रह गया, माइनस के 76, माइनस से माइनस कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 76। ए की वैल्यू क्या आ गई, 76। तो ए की वैल्यू 76 है, और ए और बी का जोड़ 114 है, तो बी क्या हो गया, 114 में से 76 घटा दिए तो बी आ गया 38। बी क्या आ गया, 38। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है और कुछ भी नहीं है, तो ये मैंने आपके सामने किया है। तो हमने क्या किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात की। मीन दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था, और हमें 2 आवृत्तियां अज्ञात थी, वो हमने ज्ञात कर ली, आपके सामने है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, निम्नलिखित समंकों से अज्ञात मूल्य की गणना कीजिए, यानी कि x अज्ञात मूल्य की गणना कीजिए यदि समांतर माध्य 66.5 वर्ष हो। एक क्वेश्चन दिया है, ये प्राइस दिए हुए हमें, प्राइस 15, 20, 45, 47, 55, ये वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, 75, 82, 95, यानी कि, और ये फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अब x गायब कर दिया इसने। इन दोनों क्वेश्चनों में तो फ्रिक्वेंसी गायब थी, अब ये x गायब कर दिया, x मूल्य गायब कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा ये ज्ञात करना है। और इस पूरी सीरीज का जो मीन है वो 66.5 है, तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए मैंने कैसे किया, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, x लिख लिए जो दिए हुए हैं, x ये दिए हुए हैं 15, 20, 45, 47, 55, ये अज्ञात है, तो इसको अपने x मान लेते हैं, 75, 82, 95। और फ्रिक्वेंसी लिख ली मैंने, 15 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 20 की फ्रिक्वेंसी 2 है, 45 की 3 है, 47 की 5 है, 55 की 7 है, ये यहाँ पे इसकी 12 है, 75 की 16 है, 82 की 10 है, 95 की 4 है, और इन सब का टोटल कर लिया 60, इन सब का टोटल कर लिया 60। तो अब हम क्या करेंगे, जो मीन ज्ञात करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये भी डिस्क्रीट सीरीज है, और मीन ज्ञात करने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है, फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, ये होता है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक x को f से मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक x को f से, जैसे इन दोनों को गुना करेंगे आप तो 15, इन दोनों को गुना करेंगे 40, इन दोनों को गुना करेंगे 135, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे 12x आएगा, और जो भी आएंगे उन सब का टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये आएगा आपका 3210 प्लस 12x, 3210 प्लस 12x। अब इसको रख दीजिए, ये मीन दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 66.5 बराबर, ये जो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे ये आएगा। अब आपको शेष स्वयं करना है, कैसे करना है, इसको इससे तिरछा गुना कर लें, 60 को 66.5 से तिरछा गुना कर लें, जो भी आएगा 3210 को इधर ले आए, माइनस हो जाएंगे, तो जो भी आएगा बराबर 12x रह जाएगा, या x बराबर जो भी आएगा उसमें 12 का भाग दे देंगे, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो आपको इस समीकरण को हल करने से आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 18वां, 19वां, 20 नंबर। 2 में तो फ्रिक्वेंसी मिसिंग थी, और एक में इसमें मूल्य x मिसिंग था। तो जैसे भी है ये आपके सामने आपको मैंने करके दिखाया। अब हम चलिए आगे चलते हैं, वेटेड मीन आएगा। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है 21 नंबर से, वो वेटेड मीन के भारित माध्य के है। अब तक जो हमने किया वो समांतर माध्य था, सरल समांतर माध्य था।
अब हम भारित समांतर माध्य सीखेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो अभी तक हमने किया था वो सिंपल अर्थमेटिक मीन था, यानी कि सरल समांतर माध्य है। अब हम भारित समांतर माध्य यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन सीखेंगे। देखिए, जो अभी हमने पीछे सीखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किए हैं, वो सरल समांतर माध्य था। तो सरल समांतर माध्य की गणना करते समय श्रेणी के जितने भी मूल्य होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूज हो, श्रेणी के जितने भी मूल्य होते हैं या पद होते हैं, उनको सभी को समान महत्व दिया जाता है, उनको सभी को इक्वल माना जाता है, समान महत्व दिया जाता है। जबकि व्यवहार में क्या होता है, श्रेणी के जो जितने भी मूल्य पद होते हैं, उनका अपना अलग अलग महत्व होता है, किसी का भी समान महत्व नहीं होता, किसी पद का ज्यादा महत्व होता है तो किसी पद का कम महत्व होता है। इसलिए भारित समांतर माध्य की गणना करते समय श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के सापेक्षिक महत्व को, उनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए माध्य की गणना की जाती है। और जो उनका महत्व वेटेज होती है, उनको उसके आधार पर मूल्यों को भार दिए जाते हैं, अंकों में क्या दिए जाते हैं, भार दिए जाते हैं, वेट दिए जाते हैं। और उस भार के आधार पर जो माध्य निकाला जाता है, उन भारों के आधार पर जो माध्य निकाला जाता है, वो भारित समांतर माध्य कहलाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी कारखाने में कुशल व अकुशल दो प्रकार के मजदूर हो, कुशल व अकुशल दो प्रकार के, कुशल का मतलब जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, और अकुशल जो अभी नए नए आए हैं, अभी सीख रहे हैं काम, अनस्किल्ड, और उनकी दैनिक मजदूरी 6 रुपए और 4 रुपए हो, तो उनका औसत क्या होगा, 5 होगा। तो उनका औसत क्या होगा, 5 हो गया। ये तो सरल समांतर माध्य है, लेकिन यह उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया, हमें उनकी संख्या को ध्यान में नहीं रखा हमने, क्योंकि इसमें उनकी संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि कुशल श्रमिक 20 और अकुशल 80 हो, तो उनको उनकी एवरेज क्या आएगी, जो उनकी एवरेज आएगी वो मैंने यहाँ निकाल रखी है। कुशल को मिलते हैं 6 रुपए और उनकी संख्या 20 है, तो 6 इंटू 20 प्लस अकुशल 80 मजदूर है और उनकी मजदूरी 4 रुपए है, 80 इंटू 4, जो भी योगफल आएगा उसमें हमने 20 प्लस 80 उनकी संख्या को भाग दिया, तो ओवरऑल एवरेज आ गई 4.40। तो ये जो हमने निकाला है, उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए, उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो आया माध्य है वो है भारित समांतर माध्य है, भारित समांतर माध्य है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, फर्क ये हुआ कि जो सरल समांतर माध्य होता है, उसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व, इक्वल माना जाता है, समान महत्व दिया जाता है। जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक पद का, प्रत्येक मूल्य का, प्रत्येक x का अपना एक अलग महत्व होता है, किसी मूल्य का ज्यादा महत्व होता है तो किसी का कम होता है। तो जब हम उनके उनके वेटेज के, उनके भार, उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए माध्य की गणना करते हैं, एवरेज की गणना करते हैं, तो वो होता है हमारा भारित समांतर माध्य है। भार कैसे देते हैं, अंकों में भार देते हैं हम, किसमें देते हैं, अंकों में, उनके महत्व के आधार पर। तो उसका फार्मूला ये बनेगा, वेटेड मीन। सिंपल मीन को तो हम ऐसे लिखते हैं x बार, वेटेड मीन को कैसे लिखते हैं, x बार उसके पैर में w, w का मतलब वेटेड से है, w का मतलब वेटेड। ये तो समांतर माध्य हो गया, और ये क्या हो गया, भारित समांतर माध्य है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम, एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके ना काफी क्वेश्चन आगे वेटेड अर्थमेटिक मीन के हैं, भारित समांतर माध्य के हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये कह रहा है, निम्न समंकों से वेतन का भारित और अभारित माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दोनों कैलकुलेट करने हैं, जो अभी हमने पीछे सीखा वो भी, और जो अब हम अभी करेंगे, आज हमने जो नया मैंने आपको बताया वो भी। तो निम्न समंकों से वेतन का भारित और अभारित माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो देखिए, दोनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, भारित समांतर माध्य अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि उसमें उसकी गणना करते समय श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व नहीं दिया जाता, उनके महत्व के आधार पर भार दिए जाते हैं, उसके बाद मीन निकाला जाता है।
तो ये एक कॉलेज है, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, प्रिंसिपल है, रीडर्स है, सीनियर लेक्चरर है, असिस्टेंट, ये इतने पद हैं, ठीक है। और ये उनकी सैलरी है, मंथली सैलरी। जो प्रिंसिपल है वो एक ही है और उसको उसकी मंथली सैलरी है 36,000। और रीडर्स 10 हैं और सबकी सैलरी 24,000 है। सीनियर लेक्चरर्स 20 हैं, उनको 15,000 मिलते हैं। लेक्चरर 12,000, उनकी संख्या 60 है। असिस्टेंट लेक्चरर 6,000 रुपये, उनकी संख्या 9 है। तो इन आंकड़ों से हमें दोनों मीन निकालने हैं, सरल समांतर माध्य भी और भारी समांतर माध्य भी। तो देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपके सामने है। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एंड अनवेटेड मीन। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एंड सिंपल मीन भी लिख सकते हो आप, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एंड अनवेटेड मीन। तो ये डिपार्टमेंट या पद जो भी है मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल, रीडर, सीनियर रीडर, लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर। तो ये 5 पद है, 1 2 3 4 पद। तो एन क्या हो गया 5। और ये जो हमें उनकी संख्या दी है, ये हम इसको डब्ल्यू मानेंगे, जो उनकी संख्या दी है ना। अब आपको ये सर ये तो फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी और भार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सेम ही है। तो हमने डब्ल्यू लिख लिए, 1 10 20 60 9, सिग्मा डब्ल्यू हो गया 100। और ये सैलरी उनकी दी हुई है। तो जब हम समान सिंपल माध्य ज्ञात करें, सरल माध्य ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये जो सैलरी है, जैसे प्रिंसिपल को 3600 रुपये मिलते हैं, 2400, 1500, 1200, 600 जो भी है, मैंने इन सब का टोटल कर लिया, और डिवाइड कर दिया 5 से, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 5। तो ये सिंपल मीन आ गया, सिंपल मीन। और जब यदि हमें वेटेड मीन निकालना है, तो उसका फार्मूला ये होता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू। तो ये एक्स है, सैलरी है, ये एक्स था, और जो हमें वो उनकी संख्या दी हम उसको डब्ल्यू मानेंगे। आपको क्या काम करना है, एक्स का डब्ल्यू से गुना करना है, प्रत्येक एक्स का डब्ल्यू से गुना करना है। जैसे इन दोनों का गुणनफल ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया, और इन सब का टोटल आ गया 13,500। 13,500 को 10 से डिवाइड किया तो 1350 आ गया। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये भी, ये 1,35,000 आया, सॉरी, और ये इनकी संख्या 100 है, तो मैंने इसको भाग दिया तो ये 1350 आ गया। ये वेटेड मीन है। तो ये आपके सामने दोनों मैंने करके दिखाए आपको, वेटेड मीन और एवरेज मीन, सिंपल मीन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये क्या होता है वेटेड एवरेज मीन। ये क्वेश्चन नंबर, ये निम्नलिखित सूचनाओं से समूह के आधार पर भारित माध्य की गणना कीजिए। तो ये हमें दे रखी है, ऑन द बेसिक ऑफ ग्रुप इंडाइसिस कैलकुलेट वेटेड मीन। तो ये हमें फूड, फ्यूल, क्लॉथिंग, रेंट, अदर्स, हमें इसके इंडाइसिस दे रखे हैं, इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। तो ये हमारा एक्स है और ये डब्ल्यू उसने क्लियर दे ही दिया। तो आपको क्या काम करना है, एक कॉलम बनाना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है। आपको एक कॉलम बनाना है एक्स और डब्ल्यू क्या, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, और जो उसका टोटल आएगा वो सिग्मा एक्स डब्ल्यू होगा, और फार्मूला पुट करना है, वेटेड मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, बस आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में दो दो गांव हैं, निम्नलिखित समंकों से प्रत्येक गांव के लिए प्रति घंटा औसत मजदूरी की गणना कीजिए। प्रत्येक गांव के लिए 2 गांव हैं, उसमें 2 तरह के बंदे हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, और ये उनकी संख्या दे रखी है नंबर, और ये उनकी वेजेस दे रखी है। तो हमें जो औसत निकालना है वो वेजेस का निकालना है। तो ये जो वेजेस है ना, ये हमारी एक्स है, और ये जो नंबर है ये डब्ल्यू है, एक्स और डब्ल्यू। तो मैंने यहाँ कर रखा है, ए विलेज का मैंने कर रखा है, बी का आपको करना है। चलिए हम सोल्यूशन पे चलते हैं, इसके हल पे चलते हैं। ये रहा, तो स्किल्ड अनस्किल्ड गांव ए, एक्स जो मजदूरी है वो एक्स है, वेजेस, और नंबर जो है वो डब्ल्यू है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो भी आया उसका मैंने टोटल किया। सिग्मा एक्स डब्ल्यू ये इसका टोटल आया और सिग्मा डब्ल्यू इन दोनों का टोटल 1000 है। फार्मूला पुट किया मैंने। वेटेड मीन का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो 1375 बटे 1000 1.375 या 1.38। बी का आपको अपने आप करना है। सेम इसी तरीके से इसी को देख देख के भी आप कर सकते हैं। गांव बी विलेज बी का वेटेड मीन आपको खुद निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। पढ़ते हैं 24 नंबर में क्या है। तो एक कॉलेज कैफे में 20 पैसे प्रति कप चाय बेची जाती है। कॉलेज कैफे में 20 पैसे प्रति कप चाय बेची जाती है, 40 पैसे प्रति कप कॉफी बेची जाती है, बटर सैंडविच 80 पैसे प्रति प्लेट के आधार पर बेची जाती है। यदि एक दिन यह 80 रुपए की चाय, 40 रुपए की कॉफी और 120 रुपए की बटर सैंडविच बेचता है तो बेची गई प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पर यूनिट का सेलिंग प्राइस दे दिया और टोटल सेल दे दी, टोटल सेल्स वैल्यू में, और हमें इन तीनों का वेटेड एवरेज मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इनकी क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए आपके सामने मैंने कर रखा है। जैसे टी है, टी का एक कप बेचा जाता है चाय 20 पैसे प्रति कप और दिन भर में 80 रुपए की चाय बेची है। तो इस 80 को 0.20 से मैंने भाग दिया, यानी कि 400 कप बेचे हैं। कितने कप बेचे? 400 कप चाय बेची है। इसी तरह से कॉफी 40 पैसे प्रति कप के हिसाब से सेल की जाती है और पूरे दिन भर में 40 रुपए की सेल की है, यानी कि 100 कप कॉफी बेची है। इसी तरीके से 150 सैंडविच बेचे हैं। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 400, 100 और 150 का रेशियो हो गया 8, 2 और 3। तो ये क्या है? वेट माने जाएंगे। अब हमें इनका वेटेड मीन निकालना है। तो मैंने हेडिंग लगाई कैलकुलेशन ऑफ मीन प्राइस या कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन भी लिख सकते हो आप। तो x जो है, x क्या होगा? इनके जो इनका मूल्य है, जैसे चाय है वो 20 पैसे, तो आप यहाँ मैंने ऊपर लिख दिए पैसे, इसको आप पैसे समझो। तो ये चाय 20 पैसे, कॉफी 40 पैसे और सैंडविच 80 पैसे। और इनका जो वेट है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो 400, 100 और 150, या अनुपात छोटा करने के लिए मैंने क्या लिख दिया? 8, 2 और 3। और ये W है, ये हमारे x हैं, तो मैंने W और x को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आ गई इनकी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और टोटल कर लिया सिग्मा एक्स डब्ल्यू का और फार्मूला लगा दिया। वेटेड मीन का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू। तो ये जो आंसर आ गया ये 37 आएगा। 37 यानी कि 37 पैसे। तो ये भी एक वेटेड मीन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये। इसको आप ध्यान से दोबारा से खुद करके देखें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, ये जो भी है। ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 27 में ये जो कोस्ट है, कोस्ट का वेटेड मीन निकालना हमें, और सॉरी रेट का। वर्ष के लिए हास दर का औसत ज्ञात कीजिए। तो जिस चीज का हमें एवरेज निकालना होता है ना, वो हमारी एक्स होती है। तो इसमें दो चीजें दे रखी हैं, कोस्ट, 3 प्लांट हैं, प्लांट मशीन मतलब ABC, तीनों की कॉस्ट ये है, तीनों की डेप्रिसिएशन की रेट ये है। हमें रेट्स का, डेप्रिसिएशन की रेट का औसत निकालना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन की रेट है, जो अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही है डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये हमारा एक्स है और ये डब्ल्यू है। ये कॉस्ट क्या है? डब्ल्यू। बाकी काम आपको पता ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम एक जैसे क्वेश्चन है। मैं एक बताता हूँ आपको, बाकी आपको अपने आप करने हैं। तो ये 3 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी, यूनिवर्सिटी सी। और ये उनमें जो क्लासेस हैं MA, MCOM, BA, BCom, BSc, MSc। ए विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट रहा है वो इस प्रकार रहा। MA में 71% पास हुए, MCOM में 83%, BA में 73%, BCom में 74%, BSc में 65%, MSc में 66%। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें 300 हैं, इसमें 400 हैं। ये डबल जीरो लगा रखी है ना, तो इसका मतलब ये सैकड़ों में है। MA में 300 विद्यार्थी, MCOM में 400 विद्यार्थी, BA में 500, BCom में 200, BSc में 300, ऐसे करके। इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी बी के डाटा है, इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी सी के डाटा है। हमें इन सूचनाओं से तीनों विश्वविद्यालयों का
वेटेड और अनवेटेड यानी कि सिंपल मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन दोनों ज्ञात करने हैं इन सूचनाओं से। तो देखिए ये कितने क्लासे हैं, एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी। जब हमें यदि हमें इनका सिंपल मीन निकालना है, जब हम इनका सिंपल मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे ए का मैं बता रहा हूँ आपको, ए का, ए में इन सबको टोटल कर लेंगे, 71, 83, 73, 74, 65, 66। ठीक है, इन सबको टोटल करके 6 से भाग करेंगे क्योंकि 6 क्लासों का टोटल है ना, एम ए, एम कॉम, बी ए, बी कॉम, बी एस सी, एम एस सी। इसी तरह से बी का इन सबका टोटल कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ पास रिजल्ट वो एक्स है हमारा, और इसको भी 6 से भाग दे देंगे। यहाँ पर भी इन सबको टोटल कर लेंगे, 6 से भाग दे देंगे। तो सभी विश्वविद्यालयों का 72, 72, 72 आएगा। वो तो है सिंपल मीन। तो इन सब का जो एवरेज आएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ का, वो 72 ही आएगा, और वो है सिंपल मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन। और यदि हम इनका वो निकालना चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है सिंपल मीन, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो ये क्लासेस है उनमें विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पे एमए में 300 विद्यार्थी है, तो यहाँ 200 विद्यार्थी हैं, यहाँ भी 200 विद्यार्थी हैं। यहाँ एमकॉम में 400 विद्यार्थी हैं, बी में 300 हैं, यहाँ 350 हैं। तो इसलिए हम इनका वेटेड एवरेज मीन निकालेंगे, वेटेड एवरेज मीन इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए। तो ये मैंने निकाल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा। तो जैसे ए यूनिवर्सिटी है, जो इसका प्रतिशत में रिजल्ट दिया है ये एक्स है, और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो डब्ल्यू है। तो एक्स को डब्ल्यू से गुना किया मैंने, ये रहा, प्रत्येक एक्स को डब्ल्यू से गुना किया, एक्स डब्ल्यू ये आ गए ए के। इसी तरह से बी के निकाले हुए हैं, इसी तरह से सी के निकाले हुए हैं। फिर इनके मैंने टोटल कर लिए, और टोटल करके फार्मूला लगाया। जैसे ए का निकाला है वेटेड मीन, तो फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो जो एक विश्वविद्यालय का सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल है 1451, और वेट का टोटल है 20, तो 1451 को 20 से भाग दिया तो 72.55% आ गया। इसी तरह से बी का निकाला, 1977 को 28 से भाग दिया, 70.61 आ गया, और सी का 72.05 आ गया। तो अब इसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय उत्तम है, तो ए विश्वविद्यालय उत्तम है सबसे। तो जबकि सिंपल मीन तीनों का ही 72 आ रहा था, सिंपल मीन, क्योंकि ए विश्वविद्यालय के इन सब का टोटल भी 432 है, बी विश्वविद्यालय के एक्स का भी टोटल 432 है, सी विश्वविद्यालय के एक्स का टोटल भी 432 ही है। इसलिए सभी का जब हम सिंपल समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो वो 72 ही आ रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। तो हमने क्या निकाला, वेटेड एवरेज मीन निकालना तीनों का, ए, बी और सी का, उनकी प्रत्येक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए। जो विद्यार्थियों की संख्या है हमने उसको डब्ल्यू माना, और जो परीक्षा परिणाम दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है परसेंटेज में, वो हमारा एक्स है। फार्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज मीन का, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो ये आपके सामने है, मैंने निकाला। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 26 है या आगे वाले, वो आपको खुद अपने आप ज्ञात करनी है। तो आज हमारा, हमने दो तरह के क्वेश्चन किए, एक तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले और एक वेटेड एवरेज मीन के। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आगे वेटेड एवरेज मीन के ही कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर वॉच करें। थैंक्स।